बीच में संवाद बनाए रखा। मैंने काम किया आपके बीच रही हर परिस्थितियों के बावजूद और 2018 के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजा। मैंने 5 साल के लिए एक चीज अपने ध्यान में कर ली कि मुझे ओसिया की जनता के लिए ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से काम करना है। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, और मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी। और कैसे पता लगता है मुझे कि मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी? नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या वाकई दिव्या मदेरणा के उन तमाम बड़े दावों को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई सवाल खड़े हो गए हैं? दिव्या मदेरणा ने जिस आक्रामक अंदाज में कई बड़े सवाल पूछे और ये कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता ज़रूर बनेगी, लेकिन अब उनकी छवि को लेकर के, उनके इस आक्रामकता को लेकर के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं क्या दिव्या मदेरणा का इस तरीके से अचानक उभर करके सामने आना अशोक गहलोत के लिए चुनौती है? क्या सचिन पायलट के लिए चुनौती है? और क्या पार्टी के पास एक और विकल्प जो है वो बनकर दिव्या मदेरणा सामने आ रही हैं? और क्या दिव्या मदेरणा के इस जो है आक्रामक अवतार को पार्टी बखूबी नोटिस भी कर रही है? देखिए दर्शकों, हम इस मामले पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता होगा कि पार्टी हाईकमान से दिव्या मदेरणा की कितनी जो है नजदीकियां हैं, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि पार्टी क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकती है? क्या इस तरीके की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है? और अगर ये होता है तो आप सोचिए कि सीएम अशोक गहलोत के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और दूसरे नंबर के जो भागीदारी हैं सचिन पायलट, वो तो पूरी तरीके से पर्दे से ही गायब हो जाएंगे। आइए आपको दिव्या मदेरणा के उस पक्ष को सुनाते हैं जिसके बाद ये तमाम राजनीतिक चर्चा जो है वो शुरू हुई थी। 2011 के अंदर जो प्रकरण हमारे साथ घटा, आपने मुझे गोद में उठा लिया। कभी सूर्य की इतनी सी किरण की तपिश नहीं हुई मुझे। मैं पलकों पर बैठी ऐसे मुझे परवरिश दी। कांटा नहीं छुपा मुझे कभी जिंदगी में। राजनीति का राह सीख ही रही थी कि पता लगा ताश के पत्थरों की तरह मेरा घर बिखर गया। सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि अपनी बेटी आपको देकर जा रहा हूं। मुझे याद भी नहीं था वो वाक्य। आपने रातों रात मुझे गोदियों में उठा लिया, पलकों पर बिठा लिया कि हम खड़े हैं दिव्या तेरे साथ में। जब तो मैं आपके यहां एमएलए का चुनाव लड़ने भी नहीं आई थी कि हम खड़े हैं परिवार के रूप में चट्टान बनकर। मैंने उस वक्त विचार किया। मैं मेरे पिता से मिलने गई 3 दिसंबर 2011, मुझे आज भी याद है। उनको जेसी किया गया और मैं और मेरी माताजी और हम मिलने गए। अपने आप को मैंने खड़ा किया और मैंने मम्मी को कहा कि एक भी आंसू नहीं आना चाहिए आंख में। उनको लगना नहीं चाहिए कि उनका परिवार उनके बिना बाहर क्या करेगा। हमें अद्भुत साहस का परिचायक बनना है। और मेरे पिता आए जोश के साथ और जुनून के साथ, मुस्कुराते हुए आए, मुझे गले लगाया और मुझे कहा, दिव्या जिंदगी के नए रण के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब तुम नई जिंदगी का नया सफर तय करोगी। 3 दिसंबर 2011 मैं घर गई और मैंने मेरे बिस्तर से मैंने कहा, अगर वो गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, मेरे पिता अगर गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, तो धिक्कार है कि मैं गिद्दे पे सोऊं। मम्मी को पता भी नहीं है, मैं नीचे जमीन पे सो गई अपने कमरे में। और मैंने सोचा कि जीवन के किस दौराहे पर आकर भाग्य और नियति ने मुझे खड़ा किया है, लेकिन करना क्या है? या तो मैं घर बैठ जाऊं
ओवैसी लग रहा है, या मैं परशुराम मदेरना, महिपाल मदेरना, राजस्थान के किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए नंगे पैर कर्तव्य पथ पर उतरूं। दो रास्ते थे, दो विकल्प थे, एक चुपचाप आराम से बैठ जाना और एक संघर्ष पथ पर निकलना। मैंने संघर्ष पथ को चुना, और तब चुना जब संघर्ष का सबसे बदसूरत रंग वो जोधपुर सेंट्रल जेल में रोज देखती थी। मुझे पता था कि राजनीति जेल भी ले जाती है, तब भी मैंने संघर्ष पथ को चुना। मैंने चुन्नी में गांठ बांधी कि जब मदेरना साहब 52 में न धोली न सफेद उन सड़कों से राजनीति के अंदर आकर अपनी नई धारा तय कर सकते हैं आपके लिए, तो मैं तो उनसे बहुत बढ़िया परिस्थिति में हूं, मैं भी कर सकती हूं। और मैंने आपके बीच में संवाद बनाए रखा, मैंने काम किया आपके बीच रही हर परिस्थितियों के बावजूद, और 2018 के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजा। मैंने 5 साल के लिए एक चीज अपने ध्येय में कर ली कि मुझे ओसिया की जनता के लिए ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से काम करना है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। और मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी। और कैसे पता लगता है मुझे कि मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी? क्योंकि जब व्यक्तिगत निम्न स्तर के आरोप मुझ पर लगते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि यह सुरक्षा का भाव मेरे काम की वजह से हो रहा है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रही एक महिला, चुनौती देती एक स्त्री किसी भी अस्तित्वहीन व्यक्ति के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करती है। कोई कहता है ओसिया की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेरना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक हैं। हम कहते हैं से अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे हैं भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में,
तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, तो आपने सुना दर्शकों, दिव्या मदेरणा को लेकर के हम चर्चा लगातार करते रहे, लेकिन आज की चर्चा का जो मूल विषय था वो यही था, क्या सीएम पद को लेकर के दिव्या मदेरणा भी अपने ताल ठोकती नजर आ रही है और क्या इसको पार्टी हाईकमान भी नोटिस कर रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।